हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पॉलीट्राइकम में स्पोरोफाइट की संरचना, उसका परिवर्धन। तो स्पोरोफाइट का निर्माण जो होता है वो मेल एंड फीमेल गैमेट का जो यूनियन होता है उससे होता है, यानी फर्टिलाइजेशन से होता है, और फर्टिलाइजेशन से फिर जाइगोट का निर्माण होता है। वाटर इज असेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। एंड जाइगोट इज द फर्स्ट फेज ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन, और जाइगोट जो है वो बीजाणु उद्भिद जो पीढ़ी है उसकी फर्स्ट अवस्था कहलाती है होती है। और जो गैमेटोफिटिक फेज है वो जाइगोट के निर्माण के साथ ही समाप्त हो जाती है। ये जो जाइगोट बनता है, जो कि एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, वो अपने चारों तरफ एक सेल वॉल बना लेता है और साइज में बड़ा हो जाता है। और ये जाइगोट आर्किगोनियम की वेंटर के अंदर रहता है और वहाँ पे ये इसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। अब है कि जो स्पोरोगोनियम होता है उसका निर्माण इस प्रकार से होता है। जनरली एक जाइगोट जो होता है वो स्पोरोगोनियम में जब डेवलपमेंट होता है तो इसकी जो पोजीशन होती है फीमेल प्लांट के अपेक्स पे होती है। तो जो अर्ली स्टेजेस होती है उसमें स्पोरोगोनियम की, उसमें डेवलपमेंट इस प्रकार से होता है। जाइगोट का फर्स्ट डिवीजन जो होता है वो ट्रांसफर वॉल द्वारा होता है, जिससे एक ऊपर वाली एपीबेसल सेल और लोअर हाइपोबेसल सेल बनती है। हाइपोबेसल और एपीबेसल सेल दोनों में जो जो दोनों प्रत्येक कोशिका जो होती है वो टू इंटरसेप्टिक पार्ट्स तरह डिवाइड होती है और एक एपिकल सेल बनाती है जिसमें टू कटिंग फेसेस होते हैं। और आगे का जो ग्रोथ होती है वो इन दो एपिकल सेल्स की एक्टिविटीज़ के द्वारा होती है। जो एपिकल सेल जो हाइपोबेसल हाफ में बनती है उससे फुट बनता है, जबकि जो एपिकल सेल जो एपिबेसल हाफ में बनता है उससे सीटा एंड कैप्सूल का निर्माण होता है। हाइपोबेसल जो हाफ है उसकी जो एपिकल सेल की एक्टिविटी से जो सेल्स बनती हैं वो सिलेंडर फुट का निर्माण करती है, जो कि आर्किगोनल स्टॉक के अंदर पेनिट्रेट करता है। और जो एपिबेसल सेल की जो एपिकल सेल है वो कंपैरेटिवली मोर एक्टिवली डिवाइड होती है, और जो डिवाइड होकर के रेगुलर सक्सेशन में बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण करती है, और जिससे एक स्पिंडल शेप्ड एम्ब्रियो का निर्माण होता है। ऊपर का 1/4 पार्ट जो होता है जिससे बनता है वो कैप्सूल बनाता है, जब और बाकी जो पार्ट होता है उससे फिर सीटा का निर्माण होता है। इसके साथ साथ ही जो वेंटर जो होता है उसकी कोशिकाओं में भी डिविजन्स होते हैं, और बार बार उसमें रीडिविजन्स होकर के 4 to 6 सेल, ठीक है, कैलिप्टा का निर्माण होता है। यह कैलिप्टा जो होता है यंग स्पोरोगोनियम को इनक्लोज से घेरे हुए रहता है, और परंतु जब ये मैच्योरिटी होती है तो ये कैलिप्टा जो होता है वो रप्चर हो जाता है। तो इस तरह से इसका स्पोरोगोनियम का निर्माण होता है। अब है कि एक मैच्योर स्पोरोगोनियम जो होता है उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है। एक मैच्योर स्पोरोगोनियम जो होता है उसके अंदर 3 भाग होते हैं। फुट, सीटा एंड कैप्सूल में विभाजित रहता है। सबसे पहले है फुट। फुट जो होता है मृदुत की कोशिकाओं से बनी गोल या डेगर शेप स्ट्रक्चर होती है, जो फीमेल गैमेटोफोर के शीर्ष में एम्बेडेड यानी अंतःस्थापित रहता है। फुट एक अटैचिंग और एब्जॉर्बिंग अंग के रूप में कार्य करता है। सेकेंड सीटा, यह एक लंबी बेलनाकार संरचना होती है और ये आधार पर पात से जुड़ी यानी फुट से जुड़ी हुई होती है, जबकि इसके डिस्टल एंड पर कैप्सूल स्थित होता है। इसके अनुप्रस्थ काट में इसकी जो एक स्तरीय मोटी भित्ति की कोशिकाओं की बनी हुई एपिडर्मिस होती है, और स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होती है, पेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स होता है, और हाइड्रोइड्स यानी जलवायु कोशिकाओं का क्षेत्र इसमें दिखाई देता है। जो सीटा है ये कैप्सूल को जो होता है उसकी जो वांछित ऊंचाई तक पहुंचाता है और जल और पोषण में जो पदार्थों का कंडक्शन का काम करता है, और आधार पर फूल करके एपोफाइसिस बनाता है। तीसरा है कैप्सूल। यह कैप्सूल जो होता है वो
सीटा के डिस्टल एंड पर स्थित होता है, जो एंगुलर होता है। इसमें फिर 3 पार्ट होते हैं, एपोफाइसिस, फर्टाइल थीका एंड ओपर्कुलम। एपोफाइसिस जो होता है वो कैप्सूल का आधारीय फूला हुआ भाग होता है, और इसके जो मध्य एक स्पष्ट खांच होती है जो इसकी सीमा को निर्धारित करती है। एपोफाइसिस की एक कोश की बाह्य त्वचा में 2 द्वार कोशिकाओं युक्त रंध्र होता है। बाह्य त्वचा के अंदर मृदुत्की कोशिकाओं वाला कोर्टिकल क्षेत्र होता है। इसकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है। हाइपोफिसिस का सेंट्रल सिलेंडर जो होता है वो कोलुमेला से जुड़ा रहता है। फिर है फर्टाइल थीका। यह कैप्सूल का मध्य भाग होता है। यह एंगुलर और पॉलीगोनल होता है। कैप्सूल के इस क्षेत्र की जो भित्ति होती है वो बहुस्तरीय होती है, और जो फर्टाइल थीका है इसका सबसे बाहरी भाग जो बाह्य त्वचा का कार्य करता है। बाह्य त्वचा की कोशिकाओं की बाह्य भित्ति अपेक्षाकृत मोटी होती है, और बाह्य त्वचा से भीतर की ओर 2 से 3 स्तरीय हरित लवक युक्त ऊतक पाया जाता है। इसके अलावा इसे बाह्य जो एयर स्पेस या लेक्यूना भी होता है, और यह जो भाग होता है ये फर्टाइल थीका के भीतर की ओर होता है। इसमें क्लोरोफिलर सेल्स के अनुप्रस्थ तंतु द्वारा छोटे छोटे कोष्ठकों में विभेदित रहता है। इन तंतुओं को हम ट्रेविकुली कहते हैं। इनके बाह्य स्थित प्रावरक भित्ति की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं के भीतरी स्तर से जो अंतर सिरे स्पोर सैक की बाह्य भित्ति से जुड़ा रहता है। फिर है इनर एयर स्पेस। यह बीजाणु कोश से भीतर की ओर स्थित होता है। इसमें ट्रेबेकुली पाई जाती है जो इनर स्पोर सैक वॉल या कोलुमेला को जोड़ती है। इस प्रकार जो बीजाणु पुटक चारों ओर से एयर स्पेस से परिबद्ध रहता है। फिर है स्पोर सेक। स्पोर सेक के चारों ओर एक कोशिका की मोटी भित्ति होती है जो बाह्य और अंतर बीजाणुपुटक भित्ति में विभेदित रहता है। बीजाणुपुटक की कोशिकाएं जो होती है वो आर्किस्पुलर टिश्यू कहलाती है, और इन कोशिकाओं के में ही अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित बीजाणु बनते हैं। नेक्स्ट है इसका कोलुमेला। कोलुमेला जो होता है वो कैप्सूल के सेंट्रल भाग में स्टेरल कोशिकाओं का एक सिलेंडर होता है, जिसकी कोशिका एलोंगेटेड और मोटी भित्ति वाली होती है। थर्ड पार्ट आता है इसका ओपर्कुलम। यह कैप्सूल का शीर्षस्थ भाग होता है जो कैप्सूल के ऊपर ढक्कन के रूप में लगा रहता है। इसका डिस्टल एंड जो होता है एक बीक के रूप में लंबा होता है जिसे रोस्ट्रम कहते हैं। ओपर्कुलम और थीका रीजन के मध्य में एक वलयाकार खांच होती है जिसे रिम कहते हैं। रिम के आधार पर एक वलयाकार डायफ्रेम होता है, और इसकी कोशिकाओं की भित्ति मोटी व अरीय रूप से दीर्घित होती है। फिर है एपीफ्रेम। ओपर्कुलम के आधार पर पतली भित्तियुक्त कोशिकाओं की बनी एक झिल्ली में संरचना होती है जिसे एपीफ्रेम कहते हैं। फिर है पेरिस्टोम। कैप्सूल के मुख पर पेरिस्टोम उपस्थित होता है जो 32 से 64 छोटे पेरिस्टोम टीथ का बना होता है। प्रत्येक जो टीथ होता है ये मोटी भित्तियुक्त क्रिसेंट शेप्ड कोशिकाओं से बनी एक पिरामिड संरचना होती है। इनमें जो थिकनिंग बैंड्स की उपस्थिति इस वंश का लाक्षणिक गुण होता है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोगोनियम। अब है संपुटिका यानी कैप्सूल का स्फुटन किस प्रकार से होता है। कैप्सूल के सूखने पर जो होता है ओपर्कुलम गिर जाता है, जिससे जो इसके मुख पर स्थित पेरिस्टोम जो होता है वो अनावरित हो जाता है। ओपर्कुलम के गिरने से जो पेरिस्टोम टीथ के मध्य स्थित पतली भित्तियुक्त कोशिकाएं सूख जाती है, और जिससे जो अधिक पट के किनारों पर स्थित छोटे छोटे पोर बन जाते हैं। स्पोर्स का जो डिस्पर्सल होता है इन छिद्रों के द्वारा होता है। हवा के झोंके से जब कैप्सूल हिलती है तो कुछ बीजाणु विमुक्त हो जाते हैं, और ऐसे बार बार होने से जो स्पोर्स होते हैं वो डिस्पर्स होते रहते हैं। स्पोर डिस्पर्सल की ये जो विधि होती है वो सेंसर मैकेनिज्म कहलाती है। तो हो गया ये कि जो कैप्सूल है उसका स्फुटन किस प्रकार से होता है और बीजाणुओं का डिस्पर्सल किस प्रकार से होता है। अब है इसका यंग गैमेटोफाइट। जब स्पोर्स बन जाते हैं, अगुणित स्पोर्स बन जाते हैं, तो यंग गैमेटोफाइट किस प्रकार से बनता है, यानी बीजाणुओं का अंकुरण। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित होते हैं, और अंकुरण के समय बीजाणु जल अवशोषित कर फूल जाते हैं। इस अवस्था में इनमें हरित लवक बनने से ये हरे हो जाते हैं,
और जल अवशोषण के कारण बीजाणु जो होते हैं उसकी बाह्य चोर फट जाती है और बीजाणु की जो अंतःचोर होती है एक जर्म ट्यूब के रूप में बाहर निकलती है। और ये जर्म ट्यूब है, इसकी जो वृद्धि होती है बहुत ही अधिक होती है और यह शाखित व पटयुक्त प्रोटोनिमा बनाती है, प्राइमरी प्रोटोनिमा बनाती है। प्राइमरी प्रोटोनिमा के कई तंतु उदग्र वृद्धि करते हैं, हरे हो जाते हैं, जबकि कुछ तंतु जो होते हैं वो आद्य स्तर से लगे रहते हैं और भूमि में चले जाते हैं। जो उदग्र हरे तंतु के आधार पर बड्स उत्पन्न होती है और इन बड्स से एक पिरामिड शेप्ड एपिकल सेल बनती है और इस एपिकल सेल के बार बार विभाजन होने से लीफी गेमेटोफोर का निर्माण हो जाता है। तो ये हो गया आज हमारा टॉपिक पॉलीट्राइकम पूरा, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम एक नया टॉपिक लेकर उसको डिस्कस